हमारे सीनियर सेक्रेटरी मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब, आगा सैयद रबुल्ला साहब, सूबाई सदर नासिर अस्तमानी साहब, जिला सदर राफिल साहब, इंचार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी गांधरबल जनाब यासुद्दीन साहब, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करते हुए हमारे नौजवान साथी साहिब मुस्तफा साहब, स्टेज पे बैठे हुए और यहाँ आए हुए तमाम और इदारा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, वर्कर हजरात, भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपनी एक खुशकिस्मती समझता हूं कि इलेक्शन का बुगल बजने के बाद पहली मेरी सियासी तकरीर और पहला सियासी प्रोग्राम जो है वो यहां गांधरबल की अल्लाह ताला का करना है, नहीं तो किसको पता था, क्योंकि गांधरबल का इलेक्शन तो दूसरे नंबर के फेज में है। वैसे तो मेरी पहली तकरीर पहले फेज के किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होना चाहिए था, लेकिन अल्लाह ताला ने किसी तरह मुझे यहाँ साहिब मुस्तफा के जरिए गांधरबल ही पहुंचा के पहली तकरीर। अब असली बात पे आने से पहले पहला तो मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं अपने तरफ से, तंजीम की तरफ से और खासकर अपने सदर जनाब फारूक साहब की तरफ से पहले तो मैं गांधरबल के आवाम का शुक्रिया करूं। शुक्रिया इस बात का क्योंकि पार्लियामेंट इलेक्शन में मैं आ नहीं सका, अपनी जगह लगा हुआ था, लेकिन हमने कैंपेन के दौरान कश्मीर के आवाम से कहा था कि आप हमें मौका दे दीजिए, हम दिल्ली जाके आपकी आवाज बनेंगे, आपके जज्बातों की तर्जुमानी करेंगे, आपके लिए जद्दोजहद करेंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि आपकी आवाज जो है दिल्ली में सबके सामने जो है हम पहुंचा देंगे। चलिए, 3 उम्मीदवारों ने कोशिश की, 2 दिल्ली कामयाब तरीके से पहुंच गए, एक आधे रास्ते रह गया। लेकिन वो कहते हैं गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कोशिश की, लेकिन अपनी जगह मुतमईन हूं कि मेरे साथियों ने मुझे गलत साबित नहीं किया, मुझे झूठा साबित नहीं किया। जिस दिन से मियां साहब और रूला साहब अंदर गए, उस दिन से लगा के वाकई हमने 2 ऐसे उम्मीदवार भेजे जो वहां लड़ जगह के हमारे। और जैसे सिनेमा में होता है कि ये ट्रेलर है तो ट्रेलर के बाद फिल्म लगता है, अभी तो एक ही सेशन हुआ है, अभी तो हमने सिर्फ उनके तरफ से ट्रेलर देखा है। अभी तो ये तो वहां पार्लियामेंट का पिलर हिलाते रहेंगे और इंशाअल्लाह जितना भी हमसे लिया हुआ है उस एक एक चीज का ये दोनों हिसाब लेते हुए एक तो हुई ये बात। फिर अपने हम मेजबान की बात करें, इनके खानदान और हमारे खानदान के दरमियान ताल्लुकात पे तो पहले ही रोशनी डाली गई, लेकिन इनको भी हम, हालांकि मैं ज्यादा इन्हें मिला नहीं, लेकिन नजर तो पड़ती रहती थी। हमने इसका बदलता हुआ रुख हमने आजमाया, देखा। पहले देखा एक काबिल और कामयाब क्रिकेटर के तौर पर जिन्होंने जम्मू कश्मीर
का नाम रोशन करने की कोशिश की, अपनी मेहनत के बुनियाद पर एक मुकाम हासिल किया। इस बात के बावजूद कि कुछ लोगों ने वहां पर भी इसके टांग खींचे, इसको तंग किया। शायद अगर उस वक्त सियासत बीच में नहीं आया होता तो ये और ज्यादा आगे बढ़ जाता, लेकिन चलिए अल्लाह ताला को इतना ही मंजूर था और उन्होंने वो काम कबूल किया। फिर क्रिकेट के बाद सोशल वेलफेयर की तरफ हमने इसको एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे देखा और सोशल एक्टिविस्ट से फिर पिछले 4-5 साल में इन्होंने एक सियासी लीडर के तौर पे जो है उभरना शुरू किया। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद मेरी इनसे मुलाकात होनी शुरू हो गई और पहली मुलाकात के बाद जब मैं इनसे मिला, मैंने अपने साथियों को कहा मैं गांधरबल के एक नौजवान से मिलकर आज बहुत मुतमईन हूं कि नए ऐसे लीडर जो हैं सियासत के तरफ आ रहे हैं जो कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल आगे जो है उसको हम सही सलामत देख पाएंगे। शाम के साथ मैंने जब बात की तो हम एक चीज पे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी थी जिनमें इनकी राय और मेरी राय अलग थी, लेकिन एक चीज पे हम दोनों जो है एक ही पेज पे थे, वो ये कि हम दोनों गांधरबल की बेहतरी और भलाई देखना चाहते हैं, गांधरबल देखना चाहते हैं, गांधरबल के नौजवानों के मुस्तकबिल को हम सही सलामत जो है देखना पसंद करेंगे। और मैंने इनसे कहा देखो हम मिलके क्यों ना ये करें, अगर हमारा मंजिल एक है, अगर हमारे इरादे गांधरबल के लिए एक ही है, तो फिर क्यों हम अलग अलग खींचे, क्यों हम जम्मू कश्मीर के मुखालफों को एक मौका दें कि वो हमें तकसीम करें, हमें लड़वाएं। वैसे भी तकसीम होते होते हम यहां पहुंचे कि हमें इतना कमजोर किया। अगर हम तकसीम नहीं हुए होते आज हमारा झंडा बुलंद होता, आज हमारा अपना आईन होता, हिंदुस्तान के आईन में हमारा अपना खसूसी दर्जा होता, लेकिन हम तकसीम होते रहे, हमारी आवाज कमजोर होती रही और आज हम इस मुकाम पे हैं। तो इनसे सिर्फ इतना ही कहा, मैंने कहा अगर आप वाकई गांधरबल की बेहतरी चाहते हो जिस तरह मैं चाहता हूं, जिस तरह मेरे साथी चाहते हैं, तो हम मिलकर गांधरबल के लोगों की खिदमत करेंगे। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मेरे सामने कोई शर्त नहीं रखी। नहीं तो सियासत में लेन देन बहुत होता है। इससे पहले जिसको हमने लाया था वो बिना लेन देन के आने के लिए तैयार ही नहीं था, बिना मैंडेट वो बात करने के लिए तैयार नहीं था। साइंस साहब अगर चाहते थे इलेक्शन का ब्यूगल बज चुका था, ये भी डरा धमका के अपने जात के लिए कुछ मांगता, या कम से कम ये कहता जनाब इलेक्शन के बाद आपने मुझे यहां तक पहुंचाना है, आपने मुझे ये दर्जा देना है या ये ओहदा देना है। नहीं मांगा, नहीं मांगा, अपने लिए अपने घर के लिए नहीं मांगा। कहा जनाब अगर मैं मांगूंगा तो सिर्फ आपसे एक वादा सुनना चाहता हूं कि आप गांधरबल के आवाम की खिदमत करके गांधरबल के लोगों की बेहतरी करें। और मैंने इनसे यही कहा, मैंने कहा जनाब मैंने आज तक जिन जिन के साथ काम किया है हमारा मकसद यही था, चलिए एक आध हमारे से चला गया, कुछों को हमें दरवाजा दिखाना पड़ा, क्योंकि हम जो गांधरबल के लिए चाहते थे और वो जो गांधरबल के लिए चाहते थे उसमें फर्क आया। लेकिन यहाँ जो स्टेज पे बैठे हैं हम में से कौन ऐसा है जो गांधरबल का हमदर्द नहीं है। राफिर साहब पहले
कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज के तौर पे इन्होंने कोशिश की कि तंजीम यहां मजबूत रहे, लोगों के जज्बातों की तर्जुमानी हो, कम से कम लोगों को लगे कि तंजीम यहां पे है मुश्किल दौर में, जबकि पूरे दिल्ली की हुकूमत का दबाव यहां हमारे ऊपर था। लेकिन जब हमें लगा कि हमें जिले की तरफ तवज्जो देनी होगी, हमने इनसे गुजारिश की कि आप जिला देखिए, गांधरबल की जिम्मेदारी हम किसी और को देंगे, उस तक नहीं किया। और मैं आज उनको मुबारक करता हूं जो हाल ही में रूला साहब का पार्लियामेंट इलेक्शन रहा, उम्मीद से ज्यादा गमन और गांधरबल से लीड इन्होंने अपने जिले में हमें रूला साहब को दिलवाया। यासुद्दीन साहब को सेगमेंट इंचार्ज के तौर पर हमने जिम्मेदारी दी और उस दिन से लेकर आज तक लगातार भागता रहा। तंजीम को और ज्यादा मजबूत करने में उन्होंने एक रोल अदा की। तंजीम से एक डबल पैसा नहीं मांगा किसी भी प्रोग्राम के लिए। हमारा ट्रेजर सरदार ओबराय साहब यहां बैठे हैं, गवाह हैं। किसी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम के लिए यासुद्दीन साहब ने आके हमसे एक डबल पैसा नहीं मांगा। कहा मैं तंजीम जैसे भी होगा, अगर मुझे पूरा चंदा जमा करना पड़े, लेकिन हम चला लेंगे तंजीम। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं जिस तरह इन्होंने मेहनत की। अब मैं यहां पे किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि मैं या तो यहां पे किसी का मैंडेट काटने आया हूं या किसी का मैंडेट बनाने आया हूं। नहीं, आखिरी फैसला तंजीम और तंजीम के हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का होगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, तंजीम के वर्करों, तंजीम के जो हमारे वर्कर हैं, उनसे मशवरा किए बिना गांधरबल का हम फैसला और मैं बताऊं क्यों। क्योंकि सिर्फ एक बार इससे पहले मैंने तंजीम के वर्करों से बिना मशवरा फैसला किया। जब 2014 में मैंने किसी को जबान दी थी और अपनी जबान पर कायम रहने के लिए मेरी उस वक्त मजबूरी बनी कि मैं तंजीम के मशवरे के बिना जो है कोई फैसला लूं। अब उस वक्त हम जब फैसला लेते हैं तो हमारे इरादे सही होते हैं, हमारी नीयत साफ होती है। फैसला कभी कभी गलत साबित हो जाता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारी शान है, जान देने के लिए तैयार है। आप पसीना दे दीजिए, खून देना मेरा काम। जुबान पे अपनी जुबान पे कायम रहे। मैंने हमेशा गांधरबल के आवाम की खिदमत करने की कोशिश की और आप लोगों ने हद से ज्यादा मुझे इज्जत और प्यार से नवाजा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आपने मुझे पार्लियामेंट भेज के आपकी नुमाइंदगी करने का मौका मिला। क्या मैं भूल सकता हूं? आपने मुझे 6 साल एमएलए के तौर पर खिदमत करने का मौका दिया। अगर उस वक्त 2014 में मैंने आपकी बात सुनी होती, मैं 18 तक भी चलिए ऑपोजिशन के तौर पे ही, लेकिन आपके एमएलए के तौर पे आप लोगों की खिदमत कर रहा होगा। अब आगे अल्लाह ताला को क्या मंजूर होगा वो कौन कह सकता है। हमारे मुस्तकबिल में जो लिखा होता है हमें वही मिल सकता है। हम क्यों ना लाख कोशिश करें। मेरे तो कुछ साथी बारामूला के पार्लिमानी इलेक्शन के नतीजों से पहले दिल्ली के मेरे मकान के लिए पर्दे तक नापने के लिए तैयार थे जनाब।
वो ये तो कह रहे थे कि जनाब दिल्ली में कौन से सड़क पे आपका मकान होना चाहिए। मैं उस वक्त भी उनको दबी अल्फाजों में कहता था ना, पहले नतीजा निकलने दो, फिर हम पर्दे जो है नापना शुरू करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ना हम जो भी सोचें, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर ना हो, हमारी मंजूरी का क्या मतलब है। हम तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, तमन्ना रख सकते हैं, लेकिन आखिरी फैसला अल्लाह ताला का ही है। तो हम इस इलेक्शन में पूरी तरह से मेहनत करेंगे, इंशाअल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन उम्मीदवार लोगों के सामने हम पेश करेंगे। मंशूर में भी हमने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज हमारे मंशूर का हर किसी ने नकल किया है ना। थोड़ा 19-20 का फर्क रखते तो ठीक रहता। हमने 2000 यूनिट बिजली की बात की, उन्होंने भी 200 यूनिट, उन्होंने भी 200 डाले। हमने 1 लाख नौकरियों की बात की, उन्होंने भी 1 लाख नौकरियों की बात की। हमने बंद सड़कों को दोबारा खोलने की बात की, वो भी उनके मंशूर में। हमने बातचीत का दरवाजा खुला रखने पे, वो भी उनके मंशूर में। लगभग हर बात जो मेरे साथियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर में रखा, वो उनके मंशूर में है। फिर कहते हैं कि अगर एनसी और कांग्रेस हमारे एजेंडा को तस्लीम करती है, हम उम्मीदवार नहीं उठाएंगे। अरे नाम, आपने तो हमारा सारा एजेंडा अपने इसमें मंशूर में डाल दिया। आपने तो हमारा एजेंडा तस्लीम कर ही लिया। अब आपके एजेंडा और हमारे एजेंडा में कोई खास फर्क है ही नहीं, तो उतारिए अपने मैदान से अपने उम्मीदवार निकालिए और चलिए। हम जम्मू कश्मीर का जो है एक बेहतर कल कायम करेंगे। जहां जहां लोगों को तकलीफें हैं, वहां वहां हमने कोशिश की कि हम उनसे ये कहें कि अगर हमारी हुकूमत बनती है, हम आपकी तकलीफ कम करेंगे। जहां हम जाते हैं बिजली का जिक्र होता है। साहिब ने जब अपनी तकरीर की तो बिजली के हवाले से बात की। कहा लोग इसके पास आते हैं, कहते हैं अब हमारे पास ये बिजली बिल भरने के लिए पैसा नहीं है। हमने उसका इलाज अपने मैनिफेस्टो में रखा। लोगों की तरफ से शिकायत आई कि हमें साफ पीने का पानी दिया नहीं जाता, लेकिन ये पानी पे हमसे पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा मुफ्त पानी होना चाहिए। नौजवानों ने कहा बेरोजगारी ने हमें जो है अंदर से खोखला किया हुआ है। हमने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी कम करने के लिए एक प्रोग्राम सामने रखा। हमारी माएं बहनें जो आज इस फंक्शन में है नहीं, उनके तरफ से शिकायत होती है कि महंगाई इतनी है वो घर चला नहीं सकते। हमने वादा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी, हम 12 जो है साल में गैस सिलेंडर मुफ्त दे देंगे। हम राशन का स्केल बढ़ाएंगे। हम राशन कार्ड के जरिए दोबारा चीनी और मिट्टी का तेल जो है वो फराहम करना शुरू करेंगे। हम सोशल वेलफेयर की स्कीमें जो है उनको दोबारा चालू करेंगे। हम बेरोजगार नौजवानों के जो है हाथ मजबूत करेंगे। जो हुकूमत के तरफ से जो पकड़ धकड़ का सिलसिला चला, जो वेरिफिकेशन को लेकर यहां के नौजवानों को तंग किया जाता है। आप पासपोर्ट लेने जाते हो, आपकी सीआईडी में वेरिफिकेशन नहीं होती। आप सरकारी नौकरी लेने जाते हो, आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती। आप बैंक से लोन लेने जाते हो, आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती। हजारों के तादाद में हमारे नौजवान जेल में दर की ठोकरें खा रहे हैं। हमने वादा किया है कि हम एक एमनेस्टी के तौर पे ये तमाम जो दबाव और खौफ और डर का माहौल जम्मू कश्मीर में कायम किया हुआ है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आते ही हम इस खौफ और डर और दबाव का माहौल जो है इसको कम करेंगे। जहां हमने जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर बात की, 370 को लेकर बात की, हमने सिर्फ बात वहां पर खत्म नहीं की, क्योंकि अगर सिर्फ हम वहां खामोश रहते शायद वो आप लोगों के साथ धोखा होता। वो हमारी लड़ाई है, लेकिन वो लंबी लड़ाई है, उसमें हम कामयाब कब होंगे अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हम वो लड़ाई छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। लेकिन जब तक हम उस लड़ाई पे हैं, हम आपसे उम्मीद तो नहीं कर सकते ना कि हमारी वो लड़ाई होगी हम आपको बेरोजगार रखेंगे, हमारी वो लड़ाई चलेगी हम आपके प्लेट जो है खाली रखेंगे, हमारी वो लड़ाई चलेगी आपका चूल्हा नहीं जलेगा, हमारी वो लड़ाई चलेगी आपके अस्पताल में डॉक्टर नहीं होगा, आपके स्कूल में टीचर नहीं होगा। हमने कोशिश की कि विरासत के तौर पे जो हमें शेर कश्मीर से मिला उसको हम आगे ले जाएं। शेर कश्मीर ने यहाँ के नौजवानों को अगर कुछ दिया था तो मुफ्त तालीम दी थी यूनिवर्सिटी के लेवल तक। एक एक करके इन लोगों ने मुफ्त तालीम बंद की। हमने अपने मंशूर में यहाँ के नौजवानों को दोबारा वादा दिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आई तो यूनिवर्सिटी के लेवल तक हम दोबारा जम्मू कश्मीर में नौजवानों को मुफ्त तालीम जो है फराहम करना शुरू करेंगे। मकसद मेरा कहने का यह है कि हम ही लोग हैं जिनका एक नक्शा तैयार करके हमने लोगों के सामने पेश किया है कि अगले 5 साल में हम क्या करने जा रहे हैं, ताकि 5 साल अगर आपने हमें दिए तो आपके पास एक लिस्ट होगी जिस पे आप फिर परख सकोगे कि हमने कहा क्या और किया क्या। मेरी आप सब साथियों से, क्योंकि यहां चीता चीता वर्कर ही है, मेहरबानी करके आप हमारे मंशूर को लेके आप घर घर जाके लोगों को समझाना शुरू करिए कि हम क्या लेके आ रहे हैं, हम किस तरह आपके हाथ मजबूत करेंगे, किस तरह कल हम आपको एक बेहतर जो है मुस्तकबिल कायम करके देंगे, एक बेहतर कल जो है आपके लिए हम किस तरह हासिल करेंगे। लेकिन जाते जाते जहां मैंने आपसे एक गुजारिश की, वहां एक और गुजारिश करना चाहता हूं। इस इलेक्शन में नोट पानी की तरह बहाए जाएंगे। पता नहीं कौन सी एजेंसी किस किस को यहां खड़ा करेगी। कोई MI का होगा तो कोई इस आय का होगा तो कोई उस आय का होगा, कोई एक लिफाफा लेके आएगा तो कोई दूसरा लिफाफा लेके आएगा। होशियार रहिए इन लोगों से इंशाअल्लाह जो हमारे सफों में घुस के हमें अंदर से खोखला करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इस इम्तिहान में हम पीछे रह गए, जो हमने 5 साल में भुगता उससे कहीं गुना ज्यादा जम्मू कश्मीर को मुश्किल और मुश्किलात का सामना करना होगा। अरे बाकी मुल्क में देखिए ना आप लोगों का हाल, खासकर मुसलमानों का, किस तरह उन्हें बुलडोजर के जरिए, हुकूमत के कानूनों के जरिए, हुकूमत के ऑर्डरों के जरिए तंग किया जाता है। दिल्ली और यूपी से एक यात्रा निकलती है जिसमें कुछ लोग गंगा से पानी अपने कंधों पे उठा के घर के तरफ जाते हैं। सरकारी ऑर्डर के तहत वहां ये एक फरमान जारी हुआ कि हर दुकानदार पे दुकान के मालिक का नाम दुकान पे लिखना होगा, ताकि पानी उठाने वालों को पता होगा कि मुसलमान का दुकान कौन सा है और हिंदुओं का दुकान कौन सा है, ताकि गलती से वो किसी मुसलमान के दुकान से कुछ खरीदे ना। अरे हमारे साथ देखिए ना हम किस तरह करते हैं। जब यात्रा गुजरती है तो यहीं से गुजरती है,
जब यात्री जाते हैं तो यहीं से जाते हैं। हम अपने घर खोलते हैं उनके लिए, हम अपने दुकानें खोलते हैं उनके लिए। हिंदू जब अमरनाथ जी की यात्रा करने जाता है तो पालकी मुसलमानों के कंधे पे होते हुए वहां गुफा तक हम पहुंचा देते हैं ताकि सही सलामत वो यात्रा करके वापस आए। लेकिन इन लोगों का बस चले तो ये मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पे जो है उतारने की कोशिश करेंगे। और जम्मू कश्मीर में हमारा यही हाल होगा। हमारा बचाव इसी में है कि हम इन लोगों को लखनपुर के उस तरफ रखें। और लखनपुर के उस तरफ रखने के लिए इस हल वाले झंडे को मजबूत रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आज मैं इस नौजवान को नेशनल कॉन्फ्रेंस में शमूलियत करते हुए खैरमकदम करता हूं, क्योंकि हमने मिलकर उन ताकतों का मुकाबला करना है जिन ताकतों ने ये तय किया हुआ है कि वो जम्मू कश्मीर को दबा के, सता के और तंग करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। इस उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द हम यहाँ आपके कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। जो पार्लियामेंट में अगर रुहुल्लाह साहब को लीड मिली उससे कम दुगना, 4 गुना में नहीं करेगा, 4 गुना शायद लालच होगी, लेकिन दुगना ही सही। इंशाल्लाह होगा तो 4 गुना होगा। 4 जो काम 2014 में हम अधूरे छोड़ गए, बदकिस्मती से 2014 में मैंने जहां गांदरबल को छोड़ा वहीं का वहीं रहा। हम पीछे ही गए, आगे नहीं गए। हमने 2014 जहां हमारी गाड़ी रुकी वहीं से गाड़ी को गाड़ी का रफ्तार तेज करके हमने अपने मंजिल तक पहुंचाना है। 4 गुना आपको कामयाब बनाएंगे, ये हमारा वादा है। कामयाब किया। जिंदाबाद